नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने काफ़ी बार हमें रिक्वेस्ट किया कि आप एक ऐसी कंपनी को कवर करिए जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के जो ट्रेंड चल रहा है उसकी बेनिफिशियरी हो। आप जानते हैं कि हमने बैटरी कंपनीज कवर की थी पर वो इतनी इंटरेस्टिंग हमें लगी नहीं थी। आज हम एक कंपनी को कवर करने वाले हैं दोस्तों जो कि ओला को ईवी कंपोनेंट, नॉर्मल कंपोनेंट के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से रिलेटेड जो कुछ कंपोनेंट होते हैं वो भी सप्लाई करता है। तो इस कंपनी का हम डिटेल एनालिसिस करेंगे और शायद हमें ये कंपनी मिल सकती है जो कि हमें ईवी स्टोरी में पार्टिसिपेट करने का मौका दे। हम ओला के शेयर डायरेक्ट नहीं ले सकते क्योंकि वो पब्लिकली लिस्टेड नहीं है, पर ये कंपनी पब्लिकली लिस्टेड है, तो इसका डिटेल एनालिसिस करेंगे। कंपनी छोटी है दोस्तों, तो हमें इसका डिटेल समझना पड़ेगा, इनके मैनेजमेंट के बारे में जानना पड़ेगा, इनके पास्ट मिस्टेक्स और अच्छे काम जो इन्होंने किए हैं वो सब समझना पड़ेगा, और जिससे हमें अंदाजा लगेगा कि इस कंपनी के साथ साथ क्या रिस्क है, क्या मोट है और क्या ये कंपनी सही है ईवी स्टोरी पार्टिसिपेट करने के लिए। तो इसका इवैल्यूएशन हम करेंगे और एंड में ये भी समझेंगे कि क्या ये कंपनी मॉडल पोर्टफोलियो का पार्ट बन सकता है या फिर इसे किसी दूसरे तरीके से देखना चाहिए। ये सारा इस वीडियो में हम कवर करेंगे दोस्तों। तो चलिए इस कंपनी के एनालिसिस की शुरुआत करते हैं इसकी ब्रीफ हिस्ट्री के साथ। तो आज हम जो कंपनी की बात करने वाले हैं दोस्तों उसका नाम है मिंडा कॉर्प। ये मिंडा ग्रुप की कंपनी है। अगर आप मिंडा ग्रुप की हिस्ट्री देखेंगे दोस्तों तो वो 1958 में फाउंड हुई थी। तो अगर ये ग्रुप देखेंगे काफी पुराना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे 1995 में उनके सन्स में ये ग्रुप स्प्लिट हो गया था। हालांकि मिंडा ग्रुप शुरू से ऑटो कंपोनेंट्स पे फोकस कर रही थी। उसमें अगर आप देखेंगे स्प्लिट के बाद भी ये दोनों कंपनी ऑटो कंपोनेंट्स पे फोकस कर रही थी। बस कंपोनेंट अलग अलग थे, तो डायरेक्ट कंपटीशन नहीं था, दोनों साथ में भी सेल करते थे। तो एक दूसरी मिंडा इंडस्ट्रीज जो कि अलग से लिस्टेड है उसने भी अच्छा परफॉर्म किया दोस्तों। और आज हम जिसकी बात करेंगे ये दूसरी ग्रुप है जो अशोक मिंडा लीड कर रहे हैं स्प्लिट के बाद से, उसके बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो ये मिंडा कॉर्प है। इस कंपनी ने भी काफी अच्छी चीजें की है, पर इतना ज्यादा रिटर्न मिंडा इंडस्ट्रीज जैसे इसने परफॉर्म नहीं किया है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम्स हुए और अब ये क्या कंपनी कर रही है अलग से, जो इससे हमें लगता है कि अब ये कंपनी बहुत इंटरेस्टिंग बनने वाली है हमारे लिए, तो वो सब हम देखेंगे दोस्तों। तो इस कंपनी का जैसा आप हिस्ट्री देख पा रहे हैं, कंपनी की जो हिस्ट्री है बहुत पुरानी है। ये ऑटो कंपोनेंट्स में डील करते हैं। ओरिजिनल जो फर्स्ट जनरेशन फाउंडर थे वो तो अब नहीं है इस कंपनी के साथ। अभी अगर आप देखेंगे तो सेकंड थर्ड जनरेशन इस कंपनी को चला रहे हैं। तो अशोक मिंडा अगर आप देखेंगे दोस्तों, हमारी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर इनकी लीडरशिप टीम के बारे में बात करें तो अशोक मिंडा कॉर्प जो ग्रुप है उसके ग्रुप सीईओ और चेयरमैन है दोस्तों। तो ये कंपनी को काफी सालों से लीड करते आ रहे हैं। इसके अलावा आकाश मिंडा जो उनके सन है वो भी इस कंपनी से जुड़े हुए हैं, और आज के टाइम पे अगर आप देखेंगे तो वो इस कंपनी का एक डिवीजन के हेड हैं, उसको सीईओ हैं। और इसके अलावा ये फाइनेंस और स्ट्रेटेजी भी देखते हैं। और अगर आप इस कंपनी के कॉन कॉल अटेंड करेंगे दोस्तों तो आकाश मिंडा ही काफी कुछ क्वेश्चंस आंसर करते हैं। तो इससे हमें ये अंदाजा जरूर मिलता है कि नेक्स्ट जनरेशन काफी हद तक रेडी है इस कंपनी को पूरी तरह से चलाने के लिए। तो यहाँ एक अच्छी चीज लगी मुझे कि जो नया जनरेशन है, लेटेस्ट जनरेशन जो इस कंपनी को चलाया हो उसका इन्वॉल्वमेंट एक्टिवली कंपनी में है। हालांकि हम प्रिफर करते हैं दोस्तों कि कंपनी बहुत ज़्यादा प्रोफेशनली मैनेज्ड हो, पर ये उतनी ज़्यादा प्रोफेशनली नहीं। फैमिली का इन्वॉल्वमेंट अभी भी इस कंपनी में है, तो वो थोड़ा ड्रॉबैक है, बट उनका इन्वॉल्वमेंट काफ़ी अच्छा है, तो उसको हमें उस एंगल से देखना चाहिए। तो अगर आप देखेंगे दोस्तों, अगर हम मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में जैसा हम देखते हैं, तो अगर इसको एनालाइज करना है तो ये समझ लीजिए कि फैमिली रन बिजनेस है, जिसमें अब हमारे लिए मैटर कौन करता है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा डिसीजंस और इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी डिसाइड करेगा वहाँ मुझे लगता है आकाश मिंडा का रोल प्ले करेंगे। तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आकाश मिंडा को ट्रैक करना, उनके माइंडसेट को समझना। तो ये अगर आप देखेंगे रिसेंटली पॉपुलर भी हुए थे जब इन्होंने थार का ऑक्शन में सबसे ज्यादा बिड करके 1.1 CR बिड करके थार महिंद्रा की जो पहली थार की डिलीवरी ली थी, और वो चैरिटी के लिए गया था। और ये इंटरेस्टिंग इसलिए भी हो जाता है दोस्तों क्योंकि जो थार के कंपोनेंट्स है वो मिंडा ने ही सप्लाई किए थे, तो एक रिश्ता तो उनका था ही। तो ये हो गया दोस्तों ब्रीफ में। इस कंपनी के मैनेजमेंट के बारे में बहुत डिटेल में हम नहीं जानने वाले दोस्तों। हाँ, अगर आकाश मिंडा की अगर आप एजुकेशनल बैकग्राउंड के वगैरह देखेंगे दोस्तों तो ये ISB से इन्होंने एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट किया हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 2017 से और इवन उसके पहले भी मैनेजमेंट करने से पहले भी ये कंपनी से जुड़े हुए हैं। शुरुआत से ही इनका करियर इस कंपनी से ही जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे अरविंद चंद्रा, तो इसमें कंपनी में काफ़ी अलग अलग डिवीजन है जिसके बारे में हम बात करेंगे, तो उसके अलग अलग CEOs हैं, उस हिसाब से भी देखेंगे। पर मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा हम इसमें एंट्री नहीं करेंगे, तो थोड़ा आगे चलते दोस्तों इस कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, थोड़ा टाइम सेव करते हैं यहाँ पे हम। तो कंपनी अगर देखेंगे दोस्तों तो कंपनी क्या करती है, कंपनी बेसिकली ऑटोमोटिव कंपोनेंट बेसिकली प्रोवाइड करती है। कंपोनेंट्स कौन कौन से कंपोनेंट उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, पर ये इसका जो कंपोनेंट्स अगर आप देखेंगे काफ़ी डाइवर्सिफाइड है, इनके कस्टमर ग्लोबली हैं और इनके पास अगर आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। तो ये ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। इसके अलावा कंपनी ने R&D में भी पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ये R&D इनके जॉइंट वेंचर्स काफ़ी इंटरेस्टिंग लगे मुझे, जिसके बारे में आपको आगे भी बताऊंगा। तो ये कौन कौन से सेगमेंट को सर्व करते हैं अगर आप देखेंगे तो एंड
बेसिकली इनका सेगमेंट क्या है, बेसिकली एंड सेगमेंट अगर आप देखेंगे तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में इनका सबसे ज़्यादा एक्सपोजर अगर आप देखेंगे टू व्हीलर्स, थ्री व्हीलर्स को है। तो ये टू व्हीलर बाइक्स वगैरह, थ्री व्हीलर्स को कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा पैसेंजर व्हीकल के लिए भी ये कुछ कंपोनेंट बनाते हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे लाइट वेट कमर्शियल व्हीकल और मीडियम एंड हाई कमर्शियल व्हीकल भी, हाई एंड कमर्शियल व्हीकल के लिए भी कंपोनेंट ये सप्लाई करते हैं और ट्रैक्टर्स के लिए भी ये कंपोनेंट बनाते हैं। तो ये देखेंगे तो आप अगर आप देखेंगे तो पूरे ही जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है सारे को ही ये कवर करते हैं, बट उनका अलग अलग एक्सपोजर है, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो इनके किस कंपनी के अगर आप डिविजन्स देखेंगे दोस्तों तो क्या क्या है, एक है इनका सबसे मतलब अगर आप देखेंगे अभी तक के सबसे ज़्यादा मेजर जिससे रेवेन्यू आता है इनका मेकाट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम का है। इसके अलावा प्लास्टिक एंड इंटीरियर्स में भी इन्होंने एंट्री की है, जिसके बारे में हम आगे भी बात करेंगे। और आफ्टर मार्केट एक डिवीजन है, बेसिकली ये जो OEMs जैसे कि मारुति हो गया, बजाज हो गया, ये ऑटो कंपनीज को ये कंपोनेंट प्रोवाइड करते हैं। उसका आफ्टर मार्केट अगर एक बार ये प्रोडक्ट सेल हो गया और उसके कुछ कंपोनेंट खराब होते हैं तो उसका आफ्टर मार्केट प्रोडक्ट्स भी ये सेल करते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस, जिसमें ये DC to DC चार्जर, अगर आप देखेंगे इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम और टेलीमेटिक्स और एंटीना प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं जॉइंट वेंचर वगैरह के साथ। तो मेकाट्रॉनिक्स में बेसिकली दोस्तों अगर आप देखेंगे क्या है, जो प्रोडक्ट्स पहले मैकेनिकल होते थे बट उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट ऐड होने की वजह से उसे अब मेकाट्रॉनिक्स बोला जाता है। जिसमें अगर आप देखेंगे कीज वगैरह है तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट भी आ गए हैं, स्मार्ट कीज बनने लगे हैं, प्योर मैकेनिकल नहीं रह गए। तो अल्टरनेटर, स्टार्टर मोटर, ये जैसे प्रोडक्ट ये प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे बेसिक जो इनके मेजर प्रोडक्ट हैं ये प्योर कमोडिटी बेस्ड प्रोडक्ट हैं। इसमें कुछ हाई एंड प्रोडक्ट ये प्रोवाइड नहीं करते थे अब तक। अब क्या चेंजेस हुए उसके बारे में बात करेंगे। इसमें आगे देखेंगे तो इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो पहले ये एनालॉग स्पीडोमीटर्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, जो कि अभी भी इंडिया में बहुत ज़्यादा चलते हैं। टू व्हीलर्स वगैरह में अगर आप देखेंगे वायरिंग हार्नेस जैसे सेंसर वगैरह जैसे प्रोडक्ट ये इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम में प्रोवाइड करते हैं। तो काफ़ी बेसिक प्रोडक्ट्स आपको देखने मिलेगा। प्लास्टिक एंड इंटीरियर डिवीजन दोस्तों इन्होंने रिसेंटली काफ़ी ज़्यादा फोकस किया है, जिसका जैसे हमने देखा आकाश मिंडा जी अभी इस डिवीजन को हेड कर रहे हैं और इससे उम्मीद है कि कंपनी को काफ़ी अच्छी मार्जिन मिल सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे ये 4 व्हीलर सेगमेंट में फोकस करेंगे, SUVs और बड़ी बड़ी कंपनीज को, जिसमें वो उसके अंदर के अगर आप देखेंगे ग्लोव बॉक्स जैसे कई चीज़ों को बनाएंगे। तो बेसिकली यहाँ पे और भी फोकस रहेगा कि ये लाइट वेट हो और उसकी जैसी रिक्वायरमेंट हो वैसे बना सके। इसके रिलेटेड इनकी जर्मनी में एक सब्सिडरी भी थी, जिसने इस साल अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर 2020 में बैंकरप्सी फाइल कर दी। तो हाँ, अगर आप इस कंपनी की हिस्ट्री देखेंगे इन्होंने ग्लोबल एक्सपांशन किया पर वो इतना सही नहीं गया इनके लिए और इन्हें एक सब्सिडरी में बैंकरप्सी तक फाइल करनी पड़ी और वो सब आपको शेयर प्राइस पे भी देखने मिलेगा। तो ये ओवरऑल दोस्तों अगर आप देखेंगे इस कंपनी के 5 सेगमेंट है। तो मेकाट्रॉनिक्स हुआ, इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम, प्लास्टिक एंड इंटीरियर्स, और मेकाट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन कनेक्टेड सिस्टम के आफ्टर मार्केट डायरेक्ट एंड यूजर को भी ये अपने प्रोडक्ट सेल करते हैं। बेसिकली पहले तो OEMs को देते हैं और ये प्रोडक्ट्स खराब होने के बाद इनका रिप्लेसमेंट के लिए आफ्टर मार्केट पे भी काफी अच्छा फोकस करते हैं। कंपनी ने रिसेंट पास्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग एक्सेलेंस पे काफी ज्यादा फोकस किया है, जिसमें ये EV रिलेटेड प्रोडक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं, DC कन्वर्टर, चार्जर्स वगैरह पे। और बेसिकली कंपनी का और भी फोकस है कि जो कंपोनेंट्स ये पहले भी बनाते थे उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करें, बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऐड करें जिससे इनको भी प्रीमियम मिले थोड़ा। और ये कंपोनेंट्स बेसिकली अगर आप देखेंगे दोस्तों आजकल ट्रेंड क्या है, IoT का ट्रेंड है बेसिकली। और अगर आप देखेंगे EV या इवन नॉन EV में भी आजकल ऐसे कंपोनेंट चाहिए होते हैं जिसका मैट्रिक्स लोगों को डिस्प्ले में दिख सके और उसका बेसिकली रिपेयर किया जा सके। और बहुत सारे कनेक्टेड सिस्टम भी चल रहे हैं जिससे चीज़ों की ट्रैकिंग हो सके। ये सब बहुत ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है और ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो एक ऑटोमोबाइल कंपनी को प्रोवाइड करना पड़ता है। तो ये कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर को भी इस पे फोकस करना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये वैल्यू चेन में एकदम बेसिक कमोडिटी से थोड़ा एडवांस हो रहे हैं और ये एडवांस होने के लिए इन्हें R&D करनी पड़ी, R&D एक्सपेंडिचर करने पड़े, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो कंपनी तो पहले अगर आप देखेंगे इनिशियली तो बहुत ज़्यादा बेसिक प्रोडक्ट बनाती थी, पर कंपनी ने उसमें एडवांसमेंट्स कैसे किया, तो इन्होंने जॉइंट वेंचर्स करना चालू कर दिया ग्लोबल कंपनीज के साथ। तो स्टोनरिज एक USA की कंपनी है, इसके साथ इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है जिसमें 51% ओनरशिप अगर आप देखेंगे इसकी है, 49% स्टोनरिज की है। और यहाँ पे देखेंगे इंफॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम डोमेन के लिए जो एडवांस प्रोडक्ट है उसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की। यहाँ अगर आप देखेंगे तो ये जॉइंट वेंचर में मार्जिन वगैरह भी, एबिटा मार्जिन काफी डिसेंट रहे हैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस के हिसाब से। डबल डिजिट में मार्जिन होना काफी अच्छी चीज है, क्योंकि ये कंपनी बहुत बेसिक कमोडिटी प्रोडक्ट्स बनाती थी, प्राइसिंग पावर इनके पास नहीं होता था, कमोडिटी प्राइसेस बढ़ गए तो इन्हें लॉस भी होता था। तो ये जॉइंट वेंचर इनके लिए प्रॉफिटेबल रहा है, अच्छी बात है FY20 और FY21 में। इसके अलावा वास्ट USA से भी इन्होंने जॉइंट वेंचर किया है मेकाट्रॉनिक्स के लिए, जिसमें अगर आप देखेंगे 50% इनकी ओनरशिप है। यहाँ पे कंपनी को जरूर लॉसेस देखने मिले हैं, तो होपफुली अगले साल तक आगे हमें देखने मिल सकता है कि ये शायद टर्न अराउंड हो।
और यहाँ पे एक प्रॉब्लम है दोस्तों कि जो इनका इंफॉर्मेशन कनेक्टेड सिस्टम है और ये सब में इसमें मेजर अगर आप कंपोनेंट देखेंगे कॉपर जाता है। कॉपर प्राइसेस बहुत बढ़ रहे हैं, तो कमोडिटी प्राइसेस का भी इन्हें बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो रहा है। इसके अलावा आप जानते हैं पिछले 3-4 सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंडीशन सही नहीं है। BS6 नॉर्म्स आ गए जिसकी वजह से प्राइसिंग बढ़ गए और कॉस्ट प्रेशर भी आया है, इंश्योरेंस कॉस्ट भी बढ़े हैं। तो ये सब का वजह से ऑटो इंडस्ट्री भी इंपैक्ट हुई है और ये क्योंकि ऑटो इंडस्ट्री को कैटर करते हैं तो ये भी इंपैक्ट हुए हैं। इसके अलावा अगर आप देखेंगे फुरुकावा इलेक्ट्रिक जापान की एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने पार्टनरशिप की थी। पहले इनकी ओनरशिप काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, अब इन्होंने रिड्यूस करके 25% कर दिया। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों तो FY21 में इन्हें लॉसेस हुआ है, लास्ट ईयर तो जरूर थोड़ा प्रॉफिट हुआ था, यहाँ भी मार्जिन इतने अच्छे नहीं है। तो ओवरऑल जॉइंट वेंचर में देखेंगे तो इनको प्रॉफिटेबिलिटी है पर इतनी अच्छी नहीं है पिछले 1-2 सालों से, जो कि उम्मीद है कि आगे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की कंडीशन इंप्रूव होने के साथ इनके जॉइंट वेंचर की प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव होगी। इसके अलावा कंपनी ने काफ़ी फोकस किया है कि आगे से जो इनऑर्गेनिक एक्विजिशन या जॉइंट वेंचर ये करें वो बेसिकली काफ़ी सोच समझ के करें और मेजर फोकस रहेगा कि वो सारा इंडिया में ही हो, क्योंकि इन्होंने देखा है कि बाहर अगर एक्विजिशन करने के बाद कॉस्ट भी बहुत हाई होता है और वो टर्न अराउंड प्रॉफिटेबल नहीं कर पाते तो फिर वहाँ बैंकरप्सी तक फाइल करनी पड़ जाती है, काफ़ी नुकसान होता है। उसके बारे में आगे देखेंगे। तो ये जॉइंट वेंचर में अगर आप देखेंगे दोस्तों तो ये इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ग्लोबल लीडर्स के साथ जॉइंट वेंचर कर के ये अच्छे प्रोडक्ट भी ऑफर कर रहे हैं इंडियन OEMs को। क्लाइंट बेस देखेंगे अगर आप 2 एंड 3 व्हीलर में तो आपको जो भी बड़े बड़े प्लेयर देखने मिलेंगे इंडिया के वो सारे यहाँ अगर आपको देखने मिलेंगे, बजाज से लेके काफ़ी बड़े बड़े प्लेयर, और इसके अलावा TVS वगैरह भी इनके क्लाइंट्स है। इसके अलावा ये हीरो, बजाज, महिंद्रा, सुजुकी वगैरह को सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा ये एक्सपोर्ट में भी एंट्री कर रहे हैं। अभी तक इनका पहले इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट पे फोकस था नहीं, अब कंपनी का एक्सपोर्ट पे भी बहुत ज़्यादा फोकस है और वहाँ से कंपनी को थोड़ी रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिलेंगे, इंटरेस्टिंग चीज़ रहेगी। कमर्शियल व्हीकल पे भी अगर आप देखेंगे अशोक लेलैंड जैसे, आइकर मोटर्स जैसे और महिंद्रा ट्रैक्टर्स वगैरह भी देखेंगे। अगर देखेंगे ऑफ हाईवे व्हीकल तो यहाँ भी कंपनी के जो देखेंगे क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे टाटा जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज है। पैसेंजर व्हीकल में भी दोस्तों अगर देखेंगे ऑडी, BMW, फिएट, फोर्ड जैसी ग्लोबल कंपनी, हुंडई, मारुति सुजुकी जैसी इंडिया, मारुति सुजुकी और टाटा जैसी इंडियन कंपनी भी इनके क्लाइंट्स है। तो यहाँ क्लाइंट्स अगर आप देखेंगे दोस्तों तो जो ग्लोबली आपको सारी अच्छी कंपनीज दिख रही हैं वो इनके क्लाइंट्स है। तो यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं दोस्तों कि पहले तो इनके ये जो क्लाइंट है इनको ये बहुत बेसिक प्रोडक्ट सेल करते थे। आप कंपनी का फोकस है कि इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करें और उसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऐड करें और बेसिकली उसको इन कंपनीज को सेल करें और एंड टू एंड प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करें जिससे उनको भी प्रीमियम मिले थोड़ा और ये कंपनीज भी अपने एंड कस्टमर को अच्छे प्रोडक्ट ऑफर कर सके। तो ये जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है इस पे कंपनी का काफ़ी फोकस रहा है। एक प्रॉब्लम जरूर है ये कंपनी में, क्योंकि ये डायरेक्ट B2C नहीं है और ये कंपोनेंट सप्लायर हैं तो इनके पास प्राइसिंग पावर नहीं है। अगर ये सिमिलर चीज़ कोई लो कॉस्ट पे ऑफर कर रहा है तो ये कंपनीज उनसे भी प्रोडक्ट ले लेंगी, तो यहाँ पे थोड़ा एक प्रॉब्लम है। और इसके अलावा दूसरी चीज़ ये है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं 3 to 6 मंथ के प्राइसिंग मॉडल पे होते हैं, तो जब भी कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जाती हैं तो इन्हें पास ऑन करने में 3 to 6 मंथ लग जाते हैं और उस टाइम पे कंपनी को लॉसेस भी देखने मिलता है और मार्जिन प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है। EBITDA मार्जिन इनका डबल डिजिट से डाउन चला जाता है जो हमें देखने मिला है। तो ये कंपनी के साथ एक प्रॉब्लम रहा है और इसकी वजह से आपको देखने में मिलेगा शेयर प्राइस में भी उसका इम्पैक्ट। रेवेन्यू ब्रेकडाउन अगर आप देखेंगे दोस्तों तो इनका अगर बिजनेस वर्टिकल से देखेंगे थोड़ा ये वेरी होते रहता है। अभी हम ये लास्ट पिछले क्वार्टर का डेटा देख रहे हैं तो मेकाट्रॉनिक्स एंड आफ्टर मार्केट ऑलमोस्ट 60% इनका कंट्रीब्यूट कर रहा है। इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम देखेंगे 30-40% कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों हमने प्लास्टिक एंड इंटीरियर्स देखा था जो कि नया है तो उससे अभी इतना ज़्यादा रेवेन्यू आया नहीं। उसके ऑर्डर्स जरूर मिले इन्हें पर उससे रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन थोड़ा टाइम लगेगा। इसके अलावा EV कंपोनेंट्स जो या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस के जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके भी ऑर्डर्स मिल गए हैं कंपनी को, पर अभी तक उसका रेवेन्यू दिखना बाकी है। तो मेजर अगर आप देखेंगे अभी तो मेकाट्रॉनिक्स आफ्टर मार्केट एंड इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड सिस्टम ही है जिससे कंपनी को रेवेन्यू आ रहे हैं। एंड मार्केट देखेंगे दोस्तों तो 2 व्हीलर्स इनका 50% कंट्रीब्यूट करता है, तो सबसे ज़्यादा एक्सपोजर अगर आप देखेंगे इनका 2 व्हीलर्स का है। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल भी इनको काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट करता है और काफ़ी टाइम से हालांकि पूरी ऑटो इंडस्ट्री डाउनवर्ड में स्पायरल में चल रही थी पर कमर्शियल व्हीकल बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुई थी GST आने के बाद, तो उसकी डिमांड कम हुई थी तो उससे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ था। तो कमर्शियल व्हीकल अगर आप देखेंगे तो 23% के क्रॉस अगर इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। आफ्टर मार्केट भी अगर आप देखेंगे वेरी करता है। लास्ट क्वार्टर Q4 अच्छा था, Q1 में क्योंकि लॉकडाउन था तो वो बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुआ था। पैसेंजर व्हीकल से अगर आप देखेंगे इनका 15% के अराउंड रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन आता है। तो सबसे ज़्यादा अगर आप देखेंगे इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूशन 2 and 3 व्हीलर कमर्शियल व्हीकल से है। हालांकि कंपनी अब काफ़ी ज़्यादा फोकस करेगी पैसेंजर व्हीकल पे, क्योंकि अगर आप देखेंगे इंटीरियर एंड प्लास्टिक जो है वो 4 व्हीलर पैसेंजर व्हीकल पे ही होगा, तो वहाँ से रेवेन्यू ग्रोथ देखने में मिल सकता है। तो ये रेवेन्यू
रेवेन्यू मिक्स हमें चेंज होता हुआ दिख सकता है अगले कुछ सालों में। ज्योग्राफी वाइज देखेंगे तो इंडिया 80% ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूट करता है, यूरोप नॉर्थ अमेरिका 15%, साउथ ईस्ट एशिया 7%। तो कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस्ड है डोमेस्टिक मार्केट में। हालांकि एक्सपोर्ट पे जैसे मैंने बोला ऑर्डर बुक काफ़ी बढ़ रहे हैं, ग्रोथ देखने मिल रही है, तो हमें आगे देखने मिल सकता है कि कंपनी का एक्सपोर्ट पे और ज़्यादा पकड़ मजबूत होगी। अभी तक ये एक्सपोर्ट में इतने कॉस्ट कॉम्पिटिटिव थे नहीं, पर अब जरूर कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस हो रही है अगर आप देखेंगे, और दूसरा डाइवर्सिफिकेशन की वजह से भी लोगों को ऑर्डर मिल रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे दोस्तों इनका रेवेन्यू मिक्स आगे चलते हैं, मार्जिन वगैरह अगर आप देखेंगे तो मेकाट्रॉनिक्स एंड आफ्टर मार्केट्स एंड अदर्स जो डोमेन है उसका अगर आप देखेंगे Q4 जो कि काफ़ी अच्छा था, पैंडेमिक से रिकवरी भी हुई थी वेव 2 के जस्ट पहले, तो वहाँ पे 14.3 डबल डिजिट अगर आप देखेंगे एबिटा मार्जिन था, काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था कंपनी ने। वो काफ़ी अच्छा क्वार्टर रहा था प्रॉफिटेबिलिटी एंड रेवेन्यू के हिसाब से। अगर आप देखेंगे तो लास्ट ईयर जो लॉकडाउन था तो लॉसेस देखने मिले थे, उसको हमें इग्नोर करना चाहिए। पर वेव 2 के बाद पिछला क्वार्टर भी इम्पैक्ट हुआ था, जिसकी वजह से अगर एबिटा मार्जिन अगर आप देखेंगे वापस से डिक्लाइन हो गया इनका। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो बेस्ट एंड वर्स्ट केस हमें देखने मिल जा रहा है। Q1 FY21 काफ़ी वर्स्ट केस था जब लॉसेस बनाए, जो कि हमें शायद ज़्यादा देखने ना मिले। Q1 FY22 भी बहुत बेहतरीन क्वार्टर नहीं था, आप जानते हैं इंडिया वेव 2 से गुजर रहा था, पर Q4 FY21 इनका बहुत बेहतरीन क्वार्टर था। तो ये वेस्ट एंड वर्स्ट केस हमें देखने मिल सकता है। तो इससे अगर आप गेस करेंगे तो डबल डिजिट 12 to 13%, 14% एबिटा मार्जिन एक्सपेक्ट करना नॉर्मल सिनेरियोज में, जब लॉकडाउन ना हो और कोविड बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ना करे, तो ये मार्जिन एक्सपेक्ट किया जा सकता है मेकाट्रॉनिक्स आफ्टर मार्केट। ये डोमेन थोड़ा अच्छा है इनके लिए। दूसरा जो इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम है, यहाँ अगर आप देखेंगे अच्छे क्वार्टर में भी इनका एबिटा मार्जिन 7.2% का है, और कंपनी का गोल है कि इसे एड्रेस किया जाए कि एटलीस्ट इसे डबल डिजिट में ले आया जाए, क्योंकि अगर यहाँ से रेवेन्यू भी अच्छे बढ़ रहे हैं पर एबिटा मार्जिन इतने अच्छे नहीं है। और दूसरा इसमें प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि इसकी एबिटा मार्जिन इतनी कम क्यों, क्योंकि इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, कमोडिटी प्रोडक्ट्स, रॉ मटेरियल जो बेसिकली ये जो सोर्स कर रहे हैं ये इंपोर्ट करते हैं बेसिकली चाइना और अदर कंट्रीज से। तो यहाँ अगर आप देखेंगे लोकल सोर्सिंग नहीं है, लोकल सोर्सिंग कंपनी करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ मार्जिन कम होने का रीज़न मेजर यही है कि पहले तो रॉ मटेरियल प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, दूसरा ये इंपोर्ट कर रहे हैं हम बेसिकली, तो वो एक रिस्क है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे Q1 FY22 में तो एबिटा मार्जिन 0.5% का रहा है, तो काफ़ी ख़राब, और लास्ट ईयर तो बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल था। दूसरा ये वायरिंग हार्नेस डिवीज़न भी इसी के अंदर आता है, जो कि बहुत बुरा परफॉर्म करता है इस कंपनी के लिए, और उसमें बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हो जाती है कॉपर के प्राइसेस के ऊपर। और कॉपर के प्राइसेस जैसा आप जानते हैं काफ़ी अपवर्ड ट्रेंड में, और वो अभी तक ये कंपनी पास ऑन नहीं कर पाई, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया 3 to 6 मंथ लगते हैं इस कंपनी को, जो कि कमोडिटी प्राइजेस का इंडेक्सेशन करके वो पास ऑन करने में अपने क्लाइंट्स को। तो यहाँ अगर आप देखेंगे प्राइसिंग पावर नहीं है कंपनी के लिए, जरूर प्रॉब्लम है यहाँ पे। ऑर्डर बुक की बात करें तो इनके ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छे लगे मुझे। अगर आप देखेंगे एक्सपोर्ट अगर देखेंगे तो लाइफ टाइम ऑर्डर बुक है ये, मतलब एक पर्टिकुलर क्वार्टर में एग्जीक्यूट करने वाले नहीं है। पर जो Q1 में जो आया है अगर आप देखेंगे 1281 करोड़ के ऑर्डर बुक इन्हें नहीं मिली है, और इसमें अगर आप देखेंगे 50 करोड़ एक्सपोर्ट के हैं, और इसमें 237 करोड़ ऑलमोस्ट देखेंगे आप EV प्लेयर से हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए हैं। पर इनके अगर आप इलेक्ट्रिक जो प्रोडक्ट देखेंगे उसमें 90% कम प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि मतलब वो EV में भी यूज़ हो सकते हैं, नॉर्मल में भी यूज़ हो सकते हैं। बट हाँ ज़रूर जो ये नए प्रोडक्ट्स बना रहे हैं DC चार्जर्स वगैरह, वो सब EV के लिए हैं, और EV के लिए अलग से इन्हें ऑर्डर मिले हैं EV कंपोनेंट्स के लिए। तो वो अभी Q2 में हमें देखने मिलेगा, वो नंबर्स इसमें कवर नहीं है क्योंकि वो Q2 में आया था ऑर्डर। तो Q1 की बात करेंगे दोस्तों, तो इसमें रिप्लेसमेंट बिजनेस काफ़ी अच्छा किया है, और न्यू बिजनेस में भी अगर देखेंगे तो काफ़ी अच्छे इन्हें ऑर्डर मिले हैं 786 करोड़ और 494 करोड़ अगर आप देखेंगे रिप्लेसमेंट बिजनेस। तो मेकाट्रॉनिक्स में अगर आप देखेंगे 504 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं, जिसमें अगर आप देखेंगे रिप्लेसमेंट 56%, न्यू बिजनेस 44%। और यहाँ कंपनी को ऑर्डर्स जो हैं एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से भी इंक्रीमेंटल ऑर्डर मिलते हैं, ज़्यादा रेवेन्यूज़ मिलती है, और ये नए नए क्लाइंट्स भी लाते रहते हैं। प्लास्टिक एंड इंटीरियर्स जो कि इनके लिए कंप्लीटली न्यू बिजनेस है, वहाँ पे अगर आप देखेंगे नए नए इन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं, और अदर्स जो भी EV रिलेटेड है वहाँ भी इन्हें ऑर्डर मिल रहे हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन एंड कनेक्टेड सिस्टम एंड मेकाट्रॉनिक्स का ये जो आप नंबर देख रहे हैं ये वेरी करता है एवरी क्वार्टर। लास्ट क्वार्टर जाएंगे Q4 में जाएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन कनेक्टेड सिस्टम में ज़्यादा था और मेकाट्रॉनिक्स में कम था। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे ये जो पिछले साल का अगर आप देखेंगे 6,600 करोड़ की इनको ऑर्डर बुक मिली थी जो इन्हें एग्जीक्यूट करनी थी अगले कुछ सालों में। तो एवरी क्वार्टर इन्हें काफ़ी अच्छे ऑर्डर बुक अगर आप देखेंगे तो इनमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, कंपनी के लिए प्रॉब्लम ये ज़रूर है कि इनके वर्किंग कैपिटल इतने इश्यूज़ होते हैं, क्योंकि जो ये प्रोडक्ट डिलीवरी करते हैं उसका कैश इन्हें तुरंत मिलता नहीं है क्लाइंट से, और प्राइसिंग पावर भी नहीं है जैसा हम जानते हैं। तो यहाँ कंपनी के फाइनेंशियल पे ज़रूर इम्पैक्ट होता है, जो कि कंपनी की कोशिश रहेगी कि एड्रेस करें प्रीमियमाइजेशन से और EV कंपोनेंट्स वगैरह ऑफर करें, एंड टू एंड प्रोडक्ट ऑफर करें, R&D बेस्ड प्रोडक्ट ऑफर करें, जिससे थोड़ी प्राइसिंग पावर इन्हें भी मिले और प्योर कमोडिटी बेस्ड चीज़ें ये सेल ना करें। ये जो इंडस्ट्री है इसमें ग्रोथ एरियाज क्या है, फ्यूचर फोकस क्या है, तो अगर आप देखेंगे व्हीकल एक्सेस सिस्टम सॉल्यूशन बेसिकली जो कैसे
कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सके। बेसिकली पहले हम कीज़ यूज़ करते थे, अब कीलेस सिस्टम बन रहे हैं जिसमें इस कंपनी ने भी R&D एफर्ट काफ़ी डाले हैं, आगे बात करेंगे। इसके अलावा कनेक्टेड मोबिलिटी सॉल्यूशन, बेसिकली अगर आप देखते हैं आजकल GPS ट्रैकर जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं और जिससे हमें मालूम पड़ता है कि मतलब सारी डिवाइसेस अगर आप देखेंगे IoT का टाइम चल रहा है, इंटरनेट इनेबल चीज़ें हैं जिसका डेटा मिल रहा है और बेसिकली सब कुछ क्लाउड से कनेक्टेड है, उसे मॉनिटर किया जा सकता है और उसमें पैसेंजर की इन्फॉर्मेशन भी मॉनिटर की जा सकती है। आगे की ट्रेंड क्या है बेसिकली कि लाइट वेट सॉल्यूशंस चल रहे हैं कि कैसे उस कंपोनेंट को लाइट वेट किया जा सके, हैवी ना हो सके, ताकि उसका जो पावर कंजम्पशन है वो भी कम किया जा सके। इसके अलावा फ्यूचर मोबिलिटी सॉल्यूशंस चल रही हैं कि EV का ट्रेंड बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो ये बेसिकली ग्रोथ एरियाज है और कंपनी भी इस पे कैपिटलाइज करना चाहती है। इसके लिए ये क्या कर रहे हैं, तो अगर इनका इंजीनियरिंग एफर्ट देखेंगे दोस्तों तो 2016 से इन्होंने कंपनी ने खुद का इंजीनियरिंग सेटअप पे फोकस किया। 2017 में इन्होंने EI लैब्स जो एक्वायर किया, तो यहाँ अगर देखेंगे R&D पे फोकस पिछले 3-4 सालों से कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से किया, जो मुझे अच्छी चीज़ लगी। और ये मुझे लगता है कि ये R&D एफर्ट्स अब इन्हें रिजल्ट देगा अगले कुछ सालों में, अगले कुछ क्वार्टर्स में, और तब कंपनी का मुझे लगता है कि री-रेटिंग हो सकता है और फिर ये कंपनी शायद मल्टीबैगर बन सकती है। ये सब होप पे रह जाएगा अगर ये एग्जीक्यूट नहीं होता, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बात करना। ये एक ही चीज़ है जिसकी वजह से मुझे कंपनी इंटरेस्टिंग लगी है कि R&D पे फोकस कर रहे हैं। और ये R&D का क्या असर हुआ है दोस्तों, इन्होंने पेटेंट्स फाइल किए हैं और उसके बाद ये अगर आप रेवेन्यू भी का देखेंगे, स्पेंड 2% ये रेवेन्यू का R&D पे डाल रहे हैं और इसमें इंजीनियरिंग हेडकाउंट भी देखेंगे तो 450 है बेसिकली। तो यहाँ अगर आप देखेंगे R&D एफर्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो नया जनरेशन R&D पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ लगी। और इन्होंने 2018 में ही EV रेडी होना खुद को चालू कर दिया, जिसके तहत अगर आप देखेंगे DC चार्जर, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिफिकेशन अपने कंपोनेंट्स का करना इन्होंने चालू कर दिया था। अब इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी इन्होंने क्यों ऐड की, ताकि ये इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट वैलिडेशन, टेस्टिंग और मेकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में जो इवोल्यूशन हो रहे हैं उसको एड्रेस कर सके, उसके जो मार्केट है उसको कैप्चर कर सके। इसके लिए इन्होंने पुणे और बेंगलुरु में अपना बेसिकली इंजीनियरिंग यूनिट सेटअप किया है, जो कि एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और टेलीमेटिक्स कनेक्टिविटी जैसे हार्डवेयर पे फोकस कर रही है, पावर इंजीनियरिंग पे फोकस कर रही है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल एक्सेस पे फोकस कर रही है। इसके तहत ही इन्होंने पेटेंट फाइल किए, स्मार्ट की सॉल्यूशन डेवलप किए। कुछ सॉल्यूशन के बारे में हम आगे बात करेंगे जो कंपनी ने एंड टू एंड डेवलप किए हैं और पेटेंट्स भी फाइल किए हैं उसके लिए। वरना अभी तक कंपनी क्या कर रही थी, प्योर मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग करके पास ऑन कर रही थी अपने OEM प्लेयर्स के लिए, तो कोई मार्जिन वगैरह इतना था नहीं, प्राइसिंग पावर नहीं था, कुछ भी नहीं था। तो ये एफर्ट्स इन्होंने पिछले 3-4 सालों से लेना चालू किया, जॉइंट वेंचर के अलावा। जॉइंट वेंचर तो एक कर ही रहे हैं और इनका जो एक्विजिशन भी इसी डायरेक्शन में रहा है। EI लैब्स एक्वायर किया इन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी इंप्रूव करने के लिए। तो मुझे लगता है यहाँ से कंपनी को आगे हेडविंड्स मिलेंगे, काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगी और प्रीमियमाइजेशन होगा, ये वैल्यू चेन में ऊपर बढ़ेगी और फिर यहाँ री-रेटिंग के स्कोप बढ़ेंगे। तो यहाँ अगर आप देखेंगे दोस्तों, तो ये इंजीनियरिंग एफर्ट का इन्हें फ़ायदा क्या हुआ कि इन्हें इलेक्ट्रिक व्हीकल कंपनीज से भी ऑर्डर मिलना चालू हो गया। बजाज, ओला इलेक्ट्रिक्स अगर आप जानते हैं, जैसा मैंने बताया आपको शुरू में वीडियो की, ओला को ये कंपोनेंट्स और प्रोवाइड कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे कंपोनेंट इलेक्ट्रिक व्हीकल अग्नोस्टिक है 95% ऑलमोस्ट, और कुछ कंपोनेंट ये हैं जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए इन्होंने बनाया है। तो जिसमें अगर आप देखेंगे जो ग्रीन में दिख रहा है आपको, बैटरी चार्जर, DC to DC कन्वर्टर, मोटर कंट्रोलर, व्हीकल कंट्रोल यूनिट, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ये कुछ प्रोडक्ट है और टेलीमेटिक्स जैसे प्रोडक्ट है जो इन्होंने EV बाइक्स के लिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए ही डेवलप किए हैं। इसके अलावा जो इनके कीज सॉल्यूशन और एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन है, बेसिकली कनेक्टेड क्लस्टर वगैरह, वो एग्जिस्टिंग के लिए भी काम आता है, एग्जिस्टिंग व्हीकल्स के लिए भी EV के एग्नोस्टिक है। तो सेंसर वगैरह भी, बाकी वायरिंग एंड हार्नेस चीज़ें। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो इनका जो फोकस रहा है EV के लिए चलते, उसकी वजह से इन्हें नए नए EV प्लेयर, एम्पेयर, ग्रीव्स, ओला इलेक्ट्रिक्स जैसे, पोलैरिटी जैसे और रिवॉल्ट जैसे EV प्लेयर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है और जो मुझे लगता है आगे इस कंपनी को EV रेडी करता है और जिसकी वजह से मुझे लगता है ये कंपनी EV स्टोरी के लिए कंसीडर की जा सकती है। तो ये इनकी इंजीनियरिंग एफर्ट का अगर आप देखेंगे फ्रूट है। बेसिकली इन्हें ऑर्डर्स मिले हैं अब ये एग्जीक्यूट होंगे धीरे धीरे। अभी तो ऑर्डर इतने ज़्यादा, रेवेन्यू इनका मैंने इंटरव्यू देखा तो ये टॉप लाइन में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन अभी इमीडिएटली देखने नहीं मिलेगा, पर कंपनी का मानना है कि FY 24-25 तक एक टाइम आएगा जब काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूशन EV से देखने मिलने लगेगा और EV एडॉप्शन तब तक काफ़ी ज़्यादा इंडिया में हो जाएगा। तो ये जो फ्यूचर रेडी होता है एक कंपनी का, वो ये कंपनी है। पर एग्जिस्टिंग बिजनेस इनका इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगा है मुझे,
जिससे मार्जिन बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हुई, पर ये मुझे इंटरेस्टिंग लगा है इस कंपनी के बारे में। तो ओला जो स्टोरी है वो आप इसके तहत जरूर प्ले कर सकते हैं, ऐसा लगता है देखकर इसमें। इसके अलावा क्या इंजीनियरिंग एफर्ट्स की वजह से इन्होंने एंड टू एंड सोल्यूशन इस्टेब्लिश करना है, तो इसमें कनेक्टेड मोबिलिटी सोल्यूशन इन्होंने बनाया है खुद बेसिकली, जिसके तहत आप पूरे अपने व्हीकल उसको मॉनिटर कर सकते हैं सेंट्रलाइज तरीके से, क्लाउड में सारा इन्फॉर्मेशन मिलेगा, उसकी ट्रैकिंग वगैरह कर सकते हैं। इसके अलावा इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो कि बसेस के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट मैंडेटरी करती है कि उसमें बेसिकली डिस्प्लेस जो है उसमें जो भी लोग हैं पैसेंजर्स को उनको इन्फॉर्मेशन मिले अगला स्टॉप क्या है और वो सब इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा उसका ट्रैकिंग हो सके और सेंट्रल कंट्रोल रूम से वो बेसिकली कंट्रोल किया जा सके, इंटरनेट इनेबल्ड हो। तो ये EI लैब्स जो इन्होंने IoT बेस्ड कंपनी एक्वायर की थी उसके रिजल्ट देख रहे हैं, और ऑब्वियसली इनकी इंजीनियरिंग एफर्ट तो आप जानते ही हैं। इसके अलावा कीलेस एंट्री सॉल्यूशन सिस्टम इन्होंने खुद बनाया, जिसके लिए भी इन्होंने पेटेंट फाइल किए हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे आपको एक्चुअली की इंसर्ट नहीं करना है, कीलेस एंट्री सॉल्यूशन इन्होंने बना दिया है। और जो कि अगर आप देखेंगे आज के टाइम पे टू व्हीलर कंपनीज की जो EV बेस्ड कंपनी आ रही है उनकी स्टैंडर्ड ऑफरिंग एक बहुत बड़ा फीचर ये मार्केट कर रहे हैं अपने लिए। तो ये सब काफी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। इस कंपनी का डेवलप हुआ प्रोडक्ट एंड कंपनी मार्केट कर रही है एज अ स्ट्रॉन्ग फीचर, तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है देखने के लिए। और इससे अगर आप देख रहे हैं आप कंपनी का प्रीमियमाइजेशन हो रहा है, प्रोडक्ट्स की जो वैल्यू चेन है उसमें ऊपर जा रही है। पर ये सब से रेवेन्यू आना बाकी है, एग्जिस्टिंग रेवेन्यू में नहीं देखने मिलेगा हमें। तो ये सब के लिए ऑर्डर बुक में ऑर्डर जरूर आ गए, एग्जीक्यूट अब आगे होगा। तो इंजीनियरिंग एफर्ट में हम बोल सकते हैं कंपनी ने काफ़ी अच्छे से फोकस किया है पिछले 3-4 सालों में। रिसेंट अपडेट देखेंगे तो एक और जॉइंट वेंचर किया है इन्होंने इनफैक्ट के साथ, जो कि साउथ कोरिया बेस्ड कंपनी है। इसका जॉइंट वेंचर का अगर आप देखेंगे रेशनल सिंपल है कि ये एंटीनास बनाना चाहते हैं जो कि पैसेंजर व्हीकल्स के लिए काम आएगा, और इसके कस्टमर भी इन्हें ऑलरेडी मिल गए हैं, होंडा, किया मोटर्स, मारुति सुजुकी और भी मिलेंगे। तो बेसिकली डिफरेंट तरीके के एंटीनास ये इसके तहत बनाएंगे, इसमें और आगे डिटेल में नहीं जाएंगे हम। इसके अलावा कंटिन्यू करते हैं, जिसकी वजह से मुझे कंपनी थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी थी कि रिसेंट न्यूज़ आया था और तब मैंने इस कंपनी का एनालिसिस भी शुरू किया कि EVQ पॉइंट में 26% ये कंपनी स्टेक लेगी। और EVQ पॉइंट क्या करता है, बेसिकली ई मोबिलिटी के लिए जो बैटरी चार्जर है वो प्रोवाइड करता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे 26% स्टेक के साथ और डील में क्या हुआ है कि जो टेक्नोलॉजी है वो बेसिकली अगर आप देखेंगे मिंडा को भी मिलेगा, और मिंडा वो स्पेसिफिकेशन के साथ प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने का, और मिंडा इसके साथ EVQ पॉइंट का एक्सक्लूसिव मैन्युफैक्चरर भी बन जाता है। तो यहाँ पे देखेंगे टेक्नोलॉजी लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी मिला है, के अलावा स्टेक भी मिला है। EVQ पॉइंट अभी एक स्टार्टअप है, तो अगेन मैं बोलूँगा यहाँ से अभी इमीडिएट आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए, पर ये सब स्टार्टअप्स जो EV पे फोकस कर रहे हैं वहाँ कंपनी ने स्टेक भी लिया, टेक्नोलॉजी एग्रीमेंट कर ली, अब ये प्रोडक्ट ये दूसरे EV प्लेयर्स को भी सेल कर सकते हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे ये जॉइंट वेंचर अगेन एक फ्यूचर में सही डायरेक्शन में मूव करने के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये देखेंगे ऑफ बोर्ड ऑन बोर्ड सारे कॉन्फ़िगरेशन के लिए EV चार्जर मैन्युफैक्चर करेंगे। और कंपनी जैसा हमने देखा खुद भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर चार्जिंग के लिए DC कन्वर्टर वगैरह बना रही थी, तो ये इनका उस EV में स्टोरी में एक और आगे लेके जाएगा। तो अब कंपनी का फोकस क्या है, बेसिकली कंपनी में हमने देख लिया ओवरऑल चीज़ें, बट कुछ प्रॉब्लम रहे हैं, जैसे कि कैपिटल एलोकेशन। इसके लिए इन्होंने पार्टनरशिप की थी फी कैपिटल के साथ, नया कैपिटल भी रेज किया था, और जैसा आप जानते हैं जर्मनी की इनकी सब्सिडरी ने बैंकरप्सी भी फाइल कर दी थी। तो यहाँ पे कंपनी को कुछ चीज़ों पे फोकस करना है, जो कि उनके मुझे ये प्रेजेंटेशन से मिला, तो मुझे लगता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंपनी के लिए फोकस भी करना, और कर भी रहे हैं वो। कि पहली चीज़ तो ये कॉस्ट लीडरशिप स्टैब्लिश करें, और उसके साथ साथ ये अपने जो वर्किंग कैपिटल है वो इम्प्रूव करें, क्योंकि अगर आप देखेंगे अभी इनकी वर्किंग कैपिटल बहुत प्रॉब्लमेटिक है। एम्प्लॉय कॉस्ट भी अगर आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा है, और रॉ मटेरियल कॉस्ट भी इनके लिए बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से इनकी मार्जिन बहुत इंपैक्ट होती है। तो उसका सोर्सिंग इनको सही तरीके से करना पड़ेगा, लोकल सोर्सिंग इन्हें स्टैब्लिश करना पड़ेगा। मैनेजमेंट टीम पे भी कंपनी का काफ़ी फोकस है, सारे वर्टिकल्स के लिए काफ़ी अच्छी हायरिंग जो कर रहे हैं। और वायरिंग हार्नेस डिवीजन जो कि अगर आप देखेंगे डबल डिजिट एबिटा मार्जिन में इन्हें लाना है, जहाँ से काफ़ी अच्छी रेवेन्यू इन्हें आती है, पर मार्जिन बहुत खराब है वहाँ पे। इसके अलावा कंपनी बिग 4 फर्म्स के साथ काम कर रही है अपने ESG फ्रेमवर्क पे। तो आप जानते हैं कि आज के टाइम पे बहुत ट्रेंड है ESG बेस्ड इन्वेस्टमेंट का, तो ये कंपनी भी उस दिशा में काम कर रही है। अगेन यहाँ से भी री रेटिंग होगी कंपनी की जब ये वो सारे पैरामीटर्स पे डिलीवर करने लगेगी। इसके अलावा कंपनी ने जैसा हमने देखा नया डिवीजन सेटअप किया इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एक्सीलेंस, जिसके लिए ऑर्डर बुक मिल गए हैं, अब इन्हें एग्जीक्यूट करना है, मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करना है। और कंपनी का फोकस रहेगा आफ्टर मार्केट और एक्सपोर्ट पे फोकस करे। इससे क्या होगा कि जो सिक्लिकलिटी है इंडियन ऑटो इंडस्ट्री में उसे एड्रेस किया जा सकता है। आप जानते हैं जब साइकिल अपवर्ड होता है तो ऑटो कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, पर पिछले अगर आप देखेंगे कंपेयर करेंगे 2017 से अब तक ऑटो कंपनीज बहुत बुरे दौर से गुजरी हैं, 3-4 सालों तक नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। तो ये जो सिक्लिकलिटी है उसको एड्रेस तभी कर सकती है ऑटो ये कंपनीज। OEM कंपनीज तो नहीं कर पाएंगे कि ये आफ्टर मार्केट जो रिपेयर का मार्केट है, खराब हुए कंपोनेंट्स को रिप्लेस करने का मार्केट है, उससे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू लाने लगे, तो वहाँ से ये सिक्लिकलिटी एड्रेस की जा सकती है और इसके साथ साथ एक्सपोर्ट करने लगे ये।
और कैपिटल एलोकेशन सही तरीके से करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने नए रूल्स भी स्टैब्लिश किए हैं जिसके तहत ये एशियन और इंडियन कंपनी इंडिया में ही कैपिटल एलोकेशन करेंगे। ग्लोबली एलोकेशन इन्होंने काफ़ी किया था और जैसा आपने देखा कि बैंकरप्सी तक फाइल करनी पड़ गई। ऐसा बहुत सारे इंडियन कंपनीज के साथ हुआ है कि वो ग्लोबल गए और फिर वहाँ वो डिलीवर नहीं कर पाया, लॉस मेकिंग था और बाद में बैंकरप्सी फाइल करनी पड़ गई। इस कंपनी के साथ भी ऐसा हुआ। इन्वेस्टर्स को नुकसान होता है इससे। कंपनी टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े इसके लिए अगर आप देखेंगे तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट भी किया। अभी इन्होंने इजराइल बेस्ड राइड विजन के साथ 2 व्हीलर कंपनी के लिए देखेंगे एडवांस ड्राइविंग असिस्टेंट सिस्टम बेसिकली की पार्टनरशिप की है ताकि ये फीचर ये इंडिया में भी ऑफर कर सके। तो ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे टेक्नोलॉजी इन हाउस R&D से डेवलप तो कर ही रहे हैं, इसके अलावा ग्लोबल जो प्लेयर हैं उनसे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट करके भी मैन्युफैक्चर करके प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। पेटेंट्स भी काफ़ी फाइल कर रहे हैं और क्योंकि इन्होंने अभी ग्रीन मोबिलिटी डिवीजन ऑफ स्टार्ट किया है जिसके तहत हमने देखा EVQ पॉइंट में इन्होंने एक्विजिशन भी कर लिया 26% का और अपनी कैपेबिलिटी भी ये बढ़ाने पे फोकस करेंगे। कस्टमर के लिए इनका क्या फोकस है, बेसिकली ये जो नए नए प्रोडक्ट बनाए हैं इन्होंने DC-DC कन्वर्टर, ITS कनेक्टेड क्लस्टर, इसकी मैन्युफैक्चरिंग चालू करे। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इंटीरियर प्लास्टिक डिवीजन के लिए इनको ऑर्डर बुक मिल गया तो उसका भी नया प्लान गुजरात में अगर आप देखेंगे तो मैसूर एंड पुणे में है तो वहाँ पे भी मैन्युफैक्चरिंग चालू करनी है इन्हें। और इसके अलावा मेजर फोकस कंपनी का यही रहेगा कि प्रीमियमाइजेशन पे फोकस करें और किट वैल्यू और कंटेंट पर वैल्यू बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक कंटेंट अगर ऐड करेंगे तो उन्हें प्राइसिंग और अच्छी बेटर मिलेगी। तो और आगे का एक एम सिंपल है कि जो लिमिटेड कस्टमर हैं इनके उनसे और ज़्यादा बिजनेस लाया जाए, उन्हें क्रॉस सेलिंग की जाए और प्रोडक्ट सेल किया जाए। इसके साथ साथ नए कस्टमर भी ऑनबोर्ड कर रहे हैं। तो ये सब कंपनी का मेजर फोकस एरिया है ताकि जिसके तहत ये कंपनी मार्केट शेयर इंक्रीज़ कर सके, वॉलेट शेयर इंक्रीज़ कर सके और ऑर्डर बुक पे फोकस कर सके। तो ये इन कंपनी का मेन फोकस एरिया है जिस पे हमें ट्रैक करना पड़ेगा ये कंपनी डिलीवर करें। तो ये हो गया दोस्तों इनका फोकस एरिया। चलिए थोड़ा देखते हैं अभी कंपनी ट्रेड कैसे हो रही है। तो कंपनी अगर आप देखेंगे दोस्तों 3,253 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और अगर इसका आप ओवरऑल सेल्स देखेंगे पिछले साल का तो 2,700 करोड़ का। तो प्राइस टू सेल्स के हिसाब से आपको कंपनी बहुत अंडर वैल्यूड लगेगी। और उसका अंडर वैल्यूड क्यों है हमने एनालिसिस देख लिया कि क्या है। पी वगैरह जरूर हाई है और पी हाई थोड़ा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत इंपैक्ट हुई है। Q4 अच्छा था पर Q1 वापस इंपैक्ट हो गया और एबिटा मार्जिन्स वगैरह इनकी बहुत ख़राब है जो इन्हें इंप्रूव करने की ज़रूरत है। और रिटर्न्स वगैरह में देखेंगे दोस्तों तो 2004 से लेके 2018 तक कंपनी काफ़ी ऊपर गई थी, उसके बाद बहुत बुरा परफॉर्म किया और ये रिफ्लेक्ट होता हुआ देखिएगा आपको सारी ही ऑटो कंपनीज़ में क्योंकि पूरी इंडस्ट्री इंपैक्ट हुई थी GST के और बाकी चीज़ों जो हमने डिस्कस की पहले उसकी वजह से। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे Q4 अच्छा था पर लास्ट क्वार्टर इतना अच्छा नहीं था, कोविड का इम्पैक्ट है ऑब्वियसली। और अगर आप देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी तो लास्ट ईयर तक तो काफ़ी लॉसेस बनाए थे कंपनी ने पर इस साल लॉसेस नहीं है पर मार्जिन और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हुई है। ओवरऑल सेल्स अगर आप देखेंगे 2010 से लेके 2021 तक तो देखेंगे 500 करोड़ से कंपनी का सेल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुए हैं। लास्ट ईयर 2300 करोड़ था पर पीक अगर आप देखेंगे 3000 करोड़ तक की भी रेवेन्यूज़ कंपनी ने दिए हैं। ज़रूर उसके बाद इम्पैक्ट आया है हमें देखने मिला है। एक तो सब्सिडरी जो इनकी बैंकरप्सी फाइल कर दी वो ऑब्वियसली लॉस मेकिंग थी। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन वगैरह भी बहुत फ्लक्चुएटिंग है, काफ़ी टाइम डबल डिजिट जाता है पर ड्रॉप हो जाता है। कंपनी को ये एड्रेस करने की ज़रूरत है। तो रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा हुआ है कंपनी का पर मार्जिन वगैरह इतने अच्छे ग्रो नहीं हुए हैं क्योंकि अभी तक इनके जो मेजर रेवेन्यू आ रहे हैं वो बेसिकली अगर आप देखेंगे प्रीमियम प्रोडक्ट नहीं है। आगे जाके ये हमें चेंज देखने मिल सकता है पर उसका कंडीशन यही है कि बेसिकली EV अडॉप्शन जितना जल्दी जितना अच्छे से हो इस कंपनी को उतना ज़्यादा उससे फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे दोस्तों तो कैश फ्लोज़ वगैरह भी अगर आप देखेंगे इनके तो कैश फ्लोज़ में इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे पर इनके कंपनी की वर्किंग कैपिटल इश्यूज़ है और कैश फ्लो में भी प्रॉब्लम है कि बहुत सारे जो इनको प्रॉफिट्स आपको इनके बुक्स पे दिख रहे हैं वो इन्हें इमीडिएटली मिलते नहीं हैं। तो उसकी वजह से कंपनी को अगर आप देखेंगे डेट सर्विस करना पड़ता है तो वहाँ इश्यूज़ होते हैं। तो ये अगर आप देखेंगे प्राइसिंग पावर ना होने की वजह से ये इश्यूज़ है। डेप्टोर डेज भी काफ़ी हाई है कंपनीज़ के। तो ये सब एड्रेस तभी होगा जब ये वैल्यू चेन में थोड़ा ऊपर बढ़ें, प्राइसिंग पावर कमांड करे, प्रीमियमाइजेशन हो। शेयर होल्डिंग पैटर्न थोड़ा एक देखने की बात है, इंटरेस्टिंग चीज़ है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न ज़रूर प्रमोटर्स ने शेयर होल्डिंग इंक्रीज़ की थी पर पिछले अगर आप कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो इन्होंने शेयर होल्डिंग इनकी देखेंगे डिक्रीजिंग ट्रेंड पे है तो थोड़ा सेल ऑफ जरूर हुआ है। तो बहुत ज़्यादा इससे वरी करने की ज़रूरत नहीं है। और इसकी एक वजह आप ये भी देख सकते हैं कि कंपनी ने काफ़ी बढ़िया रिटर्न दे दिया है पिछले एक साल में। अगर आप इसका देखेंगे रिटर्न तो 70 से अब कंपनी ऑलमोस्ट 140-100% ग्रो कर गई है। तो ओवरऑल दोस्तों इस कंपनी को देख के हमें क्या समझ में आता है और क्या करना चाहिए बेसिकली तो वो उस पर आते हैं इवेंचुअली।
तो इवेंचुअली देखेंगे दोस्तों तो प्राइस टू सेल्स अगर आप देखेंगे उस हिसाब से कंपनी हमें बहुत सस्ती लग रही है, और सस्ती होने का रीज़न ये है कि इनके जो अभी प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं वो उतनी अच्छी मार्जिन वगैरह नहीं है। दूसरा, इन्फ्लेशन इंडिया में इतना ज़्यादा चल रहा है कि ऑटो एंसिलरी कंपनीज़ बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होने वाली है बहुत बुरी तरह से। एक तो अगर आप देखेंगे बेसिकली सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गया है, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन पे इस कंपनी का फोकस है, और सेमीकंडक्टर शॉर्टेज हो गया तो वहाँ भी इनका बिजनेस इम्पैक्ट होगा। एंड मार्केट अगर आप देखेंगे बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी पैसेंजर व्हीकल टू व्हीलर कंपनीज़ जो हैं वो प्रोडक्शन कम कर रहे हैं क्योंकि मटेरियल्स अवेलेबल नहीं है, ये भी नेगेटिव है। इसके अलावा इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, कमोडिटी प्राइसेस इतना बढ़ रहा है जिसकी वजह से इनके बैलेंस शीट पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आने वाला है। तो ओवरऑल भी देखेंगे तो इंडस्ट्री सिनेरियो इस कंपनी के लिए फेवरेबल नहीं है। कंपनी पे आते हैं तो कंपनी ने हालांकि पास्ट में ज़रूर इनके जो ग्लोबल एक्सपांशन इतने अच्छे नहीं हुए, पर अगर आप रिसेंट R&D एफर्ट्स के बाद जो प्रोडक्ट इस्टेब्लिश किए उससे ऑर्डर बुक मिला बहुत इनकरेजिंग है। इसके अलावा EVQ पॉइंट्स पे जो एक्विजिशन किया है वो भी मुझे लगता है काफ़ी बेहतरीन होगा इनके लिए, EV एडॉप्शन के लिए। तो मुझे इस कंपनी के लिए थोड़ा मिक्स आता है कि कंपनी के मैनेजमेंट तो मुझे अब सही लग रही है, डायरेक्शन इनका सही लग रहा है, पर इंडस्ट्री फेवरेबल नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत हाई होने वाला है। तो ये सब चीज़ों को देख के हम यही बोल सकते हैं, और इनके प्राइसिंग पावर नहीं है कि ये इतनी इजीली पास ऑन कर सके, या प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है, प्रीमियम नहीं है कि जो ये इनकी मार्जिन इतनी अच्छी हो सके, और वो एड्रेस भी नहीं कर पा रहे। पर कंपनी फोकस ज़रूर कर रही है, बहुत सारी सही चीज़ें कर रही है जिससे ये एड्रेस करे, पर टाइम लगेगा, ये सब चीज़ें इतनी आसानी से नहीं हो सकती कि, और स्पेशली ये मैन्युफैक्चरर हैं। तो ओवरऑल दोस्तों यही कहेंगे कि ये मॉडल पोर्टफोलियो में फिट होने लायक स्टॉक नहीं है कि आप इसको किसी भी वैल्यूएशन किसी भी प्राइस कहीं भी खरीद ले या SIP कर ले। वैसे तो ये कंपनी नहीं है, इतनी ज़्यादा पावरफुल कंपनी नहीं है, पर इस कंपनी को अगर आप देखें तो मुझे जो लगता है अगर ये EV स्टोरी सही से प्ले आउट होती है, अडॉप्शन अच्छे से होता है, तो ये कंपनी के लिए बहुत अच्छा होगा, और फिर इसके रेवेन्यूज़ तो बढ़ेंगे, इसके साथ साथ इसकी री रेटिंग हो जाएगी। और री रेटिंग होने का मेजर रीज़न मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी तक जो ये प्रोडक्ट सेल कर रहे थे वो एंड टू एंड नहीं थे, और वो बहुत बेसिक प्रोडक्ट सेल कर रहे थे। अब ये प्रीमियमाइजेशन के बाद इनकी मार्जिन भी इंप्रूव हो जाएगी, पर ये सब देखने के लिए हमें 2-3 साल कम से कम शायद इंतज़ार करना पड़ सकता है, या 5 साल का इंतज़ार करना पड़ सकता है। पर अगर आप इसको एक तरीके से देख सकें तो इसको कंट्रारियन बेट बोल सकते हैं कि इसमें एंट्री लीजिए, और अगले 2-3 सालों तक अगर कंपनी ये गिरती है और शेयर प्राइसेस के फॉल होते हैं क्योंकि इन्फ्लेशन से इनको इम्पैक्ट होता है, जो कि मुझे बहुत हद तक देखने मिल रहा है कि इन्फ्लेशन से कंपनी ऑटो एंसिलरी कंपनीज बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी, तो और फॉल हो सकती है, और तब आपको और बाय करना पड़ेगा, ताकि एवरेज आउट लो पे करना पड़ेगा, और तब होल्ड करना पड़ेगा आपको इस कंपनी को अगले 3 से 4-5 सालों में इसमें अच्छे पोटेंशियल रिटर्न देखने के लिए। तो ये मेरा मुझे लग रहा है ऐसी एक्सपेक्टेशन अगर आप करके इसमें एंट्री ले सकते हैं तो बहुत अच्छी है। तो ये बेसिकली उनके लिए बहुत अच्छा है जो टर्न अराउंड स्टोरी या कॉन्ट्रारियन बेट के साथ एंट्री लेके अगले 1-2-3 साल 4-5 सालों के लिए इसमें कंपनी में रुक सके, उनके लिए बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। पर अगर आप पैसिव इन्वेस्टर हैं, आप बहुत ज़्यादा ट्रैक नहीं करते चीज़ों को, क्योंकि इसमें ट्रैकिंग भी बहुत ज़्यादा लगेगी देखने के लिए कि ये जो चीज़ें बोल रहे हैं, जो चीज़ों में आगे बढ़ रहे हैं, वो उसमें क्या इवोल्यूशन है, क्या है, क्योंकि तो ही इस कंपनी में एंट्री मतलब अगर आप वो सब नहीं कर पाएंगे तो इस कंपनी से दूर रहिए। तो ओवरऑल दोस्तों यही कहूँगा, मॉडल पोर्टफोलियो के लिए नहीं है, पर कंपनी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो सकती है EV स्टोरी के लिए। आप हमें कमेंट में बताइए आपको ये कंपनी कैसी लगी। हम कोशिश करेंगे दूसरी इस कंपनी की कॉम्पिटिटर्स को भी कवर करने के लिए। इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।